नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चर्चा करते हैं एनसीईआरटी से। हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें आज कल हमने वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ा था, उसको आगे लेके चलेंगे। बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा करेंगे एंड इसके बाद महाजनपद काल की चर्चा करेंगे, मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे, सम्राट अशोक की चर्चा जो है वो इसमें करने वाले हैं। तो 2 यूनिट आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सारा मैटर हम अध्ययन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप? महेंद्र सिंह जी, अनवर अली, स्वागत आपका। सतीश मीना, वनराज, कैसे हैं आप? साहिल मोदी, स्वागत आपका। सुलोचना जी, अलका विलन, स्वागत आपका। और प्रिया यादव जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? राजेश कुमार जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? और इस सेशन को देखने वाले सभी इस परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारी सभी बहनों को जो विवाहित और अविवाहित हैं, उन सभी को भी करवा चौथ की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि किसी भी महिला के लिए करवा चौथ जो होता है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। ठीक है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आइए ये निश्चित करते हैं कि इस करवा चौथ के बाद नेक्स्ट जो करवा चौथ होगा, उस करवा चौथ के समय हम गवर्नमेंट टीचर होंगे। ठीक है, और ये प्रण केवल लड़कियां करें इसलिए ये जरूरी नहीं है, लड़के भी प्रण कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कुंवारे हैं तो अगले करवा चौथ तक आपकी शादी हो चुकी होगी और आपकी पत्नी के साथ आप करवा चौथ को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये तय करें कि अगला जो करवा चौथ होगा तब तक हम जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, है ना। तो करते हैं शुरुआत फिर आज के सेशन की। आइए चर्चा करते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर जो है 3 और 4 पढ़ लिए थे और उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी है। हालांकि मैं 3 से लेकर 7 तक सारे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ भी डालूंगा, प्लस इनके वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, आज वो बच्चे कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है केवल वो ही कमेंट कर पाएंगे। देख सभी पाएंगे, सब्सक्राइब कर रखा है वो ही क्या कर पाएंगे? कमेंट कर पाएंगे। तो करें शुरुआत आज के सेशन को। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं रीट की, उन बच्चों का एक टॉपिक है वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक। इसी टॉपिक को हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के माध्यम से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप हमें टेलीग्राम बताएं कैसे हम जुड़े। टेलीग्राम पे जुड़ना बड़ा आसान है, आपके सामने अगर आप सर्च करके जुड़ोगे तो नाम ये लिखना रीट नगर, इसी तरीके से लिखना, क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल भी बने हुए हैं रीट नगर के नाम से, राजस्थान एग्जाम मंत्रा के नाम से। तो सबसे अच्छा यही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या तो आप उससे ज्वाइन करें या फिर इन बार कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अध्याय नंबर 5 आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है आपका राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। हमने लास्ट सेशन में वैदिक काल पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वैदिक काल के बाद जो नेक्स्ट काल आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। क्या आता है? उत्तर वैदिक काल आता है। देखो, वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जो जाति होती थी वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर न होके कर्म के आधार पर होती थी। यानी जाति प्रथा जो थी वो कर्मों पर आधारित थी। जो व्यक्ति चाहे किसी के भी घर में जन्म ले, जिस तरीके का वो कार्य करेगा वैसा ही उसका जाति हो जाएगा। यानी कर्म आधारित जो है वो वर्ण व्यवस्था थी। किस काल में? वैदिक काल में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे परिवर्तन जो है वो होने वाले हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अनुज वर्मा हमने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने आपको ज्योग्राफी करवा दिया, विश्व वाला ज्योग्राफी करवा दिया। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, पॉलिटी पूरा हो गया,
एंड इकोनॉमिक्स भी पूरा हो गया है, तो वो जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए वैसे तो राजा का चुनाव जन यानी जो जनपद थे वो जनों द्वारा होता था, जनता द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञों के द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हमने वैदिक काल में पढ़ा कि राजा का चयन जो है वो जनता के द्वारा होता था, है ना, हमने पढ़ा कि राजा का जो चयन होता था वो किसके द्वारा होता था, जनता के द्वारा होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जो है वो बदली और राजा जो है वो अब जनता के द्वारा न चुना जाकर अब जो राजा है वो अश्वमेध यज्ञ और अनेक यज्ञ के द्वारा जो है वो स्थापित होने लगे। आज थोड़े से बच्चे कम रहेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा सख्त फैसला लिया है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, वो केवल बातें करने ही आते हैं। तो हमने एक कंडीशन लगा दी है कि वही बच्चा इस सेशन में कमेंट कर पाएगा जिस बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, और बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इससे क्या है कि चाहे बच्चे कम हो, है ना, चाहे बच्चे कम हो, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा जो है वो रहने वाला है। आगे चलते हैं तो देखिएगा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा करते हैं। पुरोहित जो थे, पुरोहितों ने 4 वर्णों में विभक्त कर दिया। अब अगर वैदिक काल में आपने देखा तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया, इसको जन्म पर आधारित कर दिया। कैसे, ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन और यज्ञ करते थे ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय जो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना का कार्य करते थे क्षत्रिय कहलाए, विश्य या वैश्य जो कृषक हैं, पशुपालक हैं, जो व्यापारी हैं वो वैश्य कहलाए, और शूद्र जो अन्य वर्ण बच गए वो क्या कहलाए, शुद्ध जो अन्य वर्णों की सेवा करता है वो क्या कहलाया, शूद्र कहलाया। तो इस तरीके से जो है वो आपके कमेंट दिख रहे हैं आपके कमेंट। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो है वो पुरोहितों के द्वारा 4 वर्णों को जो है वो डिवाइड किया गया। अब इन वर्णों की कुछ विशेषता है, देखिएगा, जैसे कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार किसको था, क्षत्रिय और वैश्य को, ठीक है, परंतु शूद्र और महिलाओं को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार नहीं था। शूद्र और महिलाएं, अब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं चाहे वो क्षत्रियों की हो, चाहे वो महिलाएं पुरोहितों की हो, ब्राह्मणों की हो, यानी महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हो, 4 जो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में महिलाओं की स्थिति बड़ी ही विकट थी, बहुत ही खराब थी। जो स्थिति वैदिक काल में बहुत अच्छी थी अब वो उत्तर वैदिक काल में स्थिति जो है वो खराब होने लगी। और ज्यादा डीप में अगर हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें जो था वो महिला और पुरुष जो है वो घर में समानता में रहते थे, यानी समान महत्व था महिला और पुरुष का। लेकिन उत्तर वैदिक काल से समाज में पुरुष जो है वो प्रधान होने लगा, समाज जो है वो पुरुष प्रधान होने लगा, और महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारों का, उनको जो है उनके अधिकारों को रोका गया, और महिलाओं की स्थिति घर की 4 दीवारी तक रह गई और पुरुष जो है वो समाज में प्रधान होने लगे। जिससे क्या हुआ, आगे चलकर महिलाओं की स्थिति निरंतर जो है वो खराब होती गई, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। तो सबसे ज्यादा हमारे समाज ने अगर किसी का शोषण किया है तो वो महिलाओं का ही हुआ है, और आज भी महिलाओं का शोषण होता है ना। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बाहर निकलने का, बाहर कार्य करने का, पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं होता है, पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा, महिलाओं को भी शूद्र के समान समझा जाता था। वर्ण का निर्धारण जन्म के अधिकार पर होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ण का चयन जन्म के आधार पर किस काल में प्रारंभ हुआ, तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक
इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। इस उपमहाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप का क्या अर्थ है? उपमहाद्वीप का अर्थ है भारत। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहां पुरोहितों का प्रभाव भी कम था। इसके बाद जनपद की बात करते हैं। जनपद, जनपद होता क्या है? जन के बसने की जगह क्या कहलाता है? जनपद। जहां लोग रहते हैं, जहां जन रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं, वो एक स्थान जो होता है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। जन जहां रहते हैं उसे जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। देखिएगा, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा, एटा कहाँ है? यूपी में है। एटा के पास अंतरजी खेड़ा आदि प्रमुख स्थान बने। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों व अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। खुदाई में धूसर एवं कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए, मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए और इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वृत्त जो है वो बने हुए दिखाई देते हैं। जनपद काल की बात है ये। इसके बाद जनपद से महाजनपद काल की ओर चलते हैं तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती है और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, यानी दुर्ग के चारों ओर जो है वो दीवारें बनाई गई। नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए सैनिक रखने लगे। अभी हमने वैदिक काल में क्या पढ़ा था कि वैदिक काल में जो सेना होती थी वो स्थायी नहीं होती थी। वैदिक काल में जो सेना है वो स्थायी नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल और धीरे धीरे जनपद और महाजनपद काल तक आते आते सेना जो है वो क्या होने लगी? स्थायी होने लगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ। आ जाइए सारे बच्चे एक बार। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैंने सबसे पहले ही सेशन में बताया है। सबसे पहले यानी सेशन की शुरुआत में डेली में टेलीग्राम ग्रुप बताता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहां जो पट्टी चल रही है नीले रंग की, उसमें भी टेलीग्राम का नाम दे रखा है, तो आसानी से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है टेलीग्राम पे जुड़ने का, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। रीट नगर के नाम से है, लेकिन आप लिंक से ही उसको ज्वाइन करें ताकि आप सही तरीके से जुड़ पाए। इसके बाद देखिए कर की व्यवस्था क्या थी। फसलों पर कर लगता था। उपज का 1/6वां हिस्सा जिसे भाग कहा जाता था, यानी फसलों पर कितना टैक्स लगता था, यानी कोई किसान जितने भी फसल अपने खेत में उगाता था इसका 1/6 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। कारीगरों को भी टैक्स देना पड़ता था। श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी मान लीजिए हम अगर महाजनपद युग में होते तो क्या होता, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, आपको पढ़ाने का काम करता हूं, तो 1 महीने में 1 दिन जाके मुझे राजा के दरबार में काम करना पड़ता, या राजा जो मुझे काम देता वो करना पड़ता। अगर कोई किसान है तो उसको टैक्स फसल के रूप में देना पड़ता। जैसे कोई कारीगर है, काठ का काम करता है, तो 1 दिन जाके महल में काम करना पड़ता। यानी हर व्यक्ति को जो कारीगर वगैरह है उनको क्या करना पड़ता था, 1 महीने में 1 दिन राजा के लिए कार्य करना पड़ता था, वो भी बिना वेतन के। इसलिए बिना वेतन के। आज वाली क्लास की पीडीएफ पूरी तो होने दो क्लास, जैसे ही क्लास पूरी होगी पीडीएफ आपको मिलेगी। पशुपालक क्या करते थे, पशुपालकों को जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ऐसे लोग जो पशु पालते थे, जैसे किसी के घर में 10 गायें पाल रखी है,
तो 10 गायों का जो दूध होता था उसमें से कुछ भाग दूध का देना पड़ता था, दही देना पड़ता था, घी देना पड़ता था, मक्खन देना पड़ता था, इस तरीके का। और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आखेटक यानी शिकारी और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के होने लगे। हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा था कि हल जो होते थे वो किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। जैसे ये कोई हल है, हल का फाल क्या होता है? ये जो आगे निकुला भाग होता है इसे फाल कहते हैं। ये पहले किसका बना होता था? लकड़ी का। लेकिन अब किसका बना दिया इसको? लोहे का बना दिया गया। और लोहे का बनने के कारण क्या हुआ? अब हल जो है वो और ज्यादा आसानी से मिट्टी में चलने लगा और गहराई में जुताई जो है ये करने लगा। मेरे भाइयों, टेलीग्राम का लिंक, यार थोड़ा सा मेहनत कर लो आप। नीचे लिखा हुआ चल रहा है कि ये टेलीग्राम का ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, थोड़ा सा देख लिया करो। धान का रोपण होने लगा और बीज की जगह छोटे पौधों का रोपण होने लगा। यानी कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। एक तो जो हल की फाल है वो लोहे की बनने लगी, ठीक है। और दूसरा जो परिवर्तन आया वो क्या परिवर्तन आया कि अब जो है वो रोपण कृषि करने लगे। 2 तरीके होते हैं कृषि करने के। एक तो क्या होते हैं, जैसे अभी हमारे किसान भाई जो है वो खेतों में चने बोएंगे तो वो क्या करेंगे? ट्रैक्टर में जाएंगे, ट्रैक्टर खेत में चलेगा और साथ में चने जो है वो ऐसे खेत में डाल दिए जाएंगे हल के द्वारा, यानी चने को बीज के रूप में डाल दिया जाएगा। तो ये तो क्या हो गई? डायरेक्ट बीजों के द्वारा कृषि। जैसे चावल की खेती जो करते हैं वो ऐसे चावल खेत में नहीं बिखेरते हैं, पहले वो क्या करते हैं? छोटी छोटी क्यारियों में चावल को उगाते हैं। जब फसल थोड़ी सी उग जाती है तो उस चावल की फसल को ले जाकर खेत में चोबते हैं, रोपते हैं। तो इसे कहते हैं रोपण कृषि। जैसे हम पौधा रोपते हैं ना, कि हम नर्सरी से पौधा लाके घर पे लगाते हैं, वो वैसे ही पहले चावल को नर्सरी में लगाते हैं और फिर उसको खेत में बोते हैं। इसे कहते हैं रोपण कृषि। तो ये परिवर्तन कब आया? महाजनपद काल में आया। वैसे महाजनपद टॉपिक आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 16 महाजनपद है, उनको पढ़ना होता है ना। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जहां हमें आवश्यकता होगी हम उस टॉपिक को डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूं, फिर अगर ऐसे कहीं लगेगा हमें कि यार ये टॉपिक हमने थोड़ा कम पढ़ा है या इस टॉपिक में डाटा पूरे आए नहीं है, तो वहां पर हम उस टॉपिक को दोबारा आपको अदर सोर्स से करवाएंगे, प्लस उनके क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी अपने आप में पूर्ण है, घबराने की जरूरत नहीं है। मगध महाजनपद की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण तथा जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क के खदानें, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। बिंबिसार अजात शत्रु अजात शत्रु, ये यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अजात शत्रु ऐसे लिखना था। एवं महापदनंद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कहते हैं इसे, कई सालों तक मगध की राजधानी रहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या था? राजगृह। बाद में राजधानी क्या बना दिया गया? पाटलिपुत्र, आज का पटना। 2300 साल पहले मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच किया आक्रमण करने के लिए, परंतु मगध की चर्चा सुनकर और मगध की विशाल सेना के बारे में सोचकर इनकी जो सेना है वो थोड़ी डर गई और ये व्यास नदी के किनारे से वापस लौट जाते हैं। सेना ने मना कर दिया कि राजा जी मैं तो आगे कौन जाऊं। सेना ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि आगे हम तो नहीं जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो मैं एक बात आपको कहता हूं कि यार एक तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो आपके मन में ये आता होगा, गुरुजी थाने तो एक क्वेश्चन लाग गए है ना, लेकिन वो एक क्वेश्चन मारो भविष्य तय करे। मारो एक क्वेश्चन जो है वो मारी कई साल की मेहनत पर पानी फेर सके है और भी मेहनत ने सफल भी कर सके है। लेकिन मेरो कहने को अर्थ ओ को नहीं हो कि एक क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण को नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है
कि अगर आप 2018, 19, 20, 21, 22 इन 3-4 साल को पेपर देखोगे ना अधीनस्थ बोर्ड के, तो अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों में जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो कहां से आए हैं? आरबीएसई से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं। इसलिए इनको मैं पढ़ा रहा हूं और कोई पढ़ा नहीं रहा है राजस्थान में, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं और यहां से हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी। यहां एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत ही शॉर्ट है और स्वीट है ना, शॉर्ट स्वीट है, यानी ज्यादा पढ़ना भी नहीं है और जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा संभावना है क्वेश्चन आने की। तो फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे असंतुष्ट हो सकते हैं कि यार महाजनपद इतना से पढ़ा रहे हो, केवल मगध की ही बात करी है आपने गुरुजी, बाकी की बात नहीं की है। तो जहां जहां हमें ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा, हम सबको ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक को हमें और पढ़ना चाहिए, तो वहां हम उस टॉपिक को थोड़ा और भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास बहुत सारा टाइम है। पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपन जो है एक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन बनने हैं प्राय टॉपिक से, वो एनसीईआरटी से आपको निश्चित तौर पर 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सिकंदर की सेना किस नदी के किनारे से वापस लौट गई थी? सिकंदर की सेना जो मगध पर आक्रमण करने आई थी, किस नदी के तट से वापस लौट गई? तो सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी के किनारे से ही लौट गई थी। इसके बाद वज्जी गणराज्य की बात करते हैं। राजधानी इसकी जो थी वो क्या थी? वैशाली बिहार थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? देखो 16 महाजनपद है, लेकिन एनसीईआरटी में जितने महाजनपद है उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे अपन। राजधानी वैशाली बिहार, यह एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा वज्जी में किस तरीके की शासन व्यवस्था थी? गण या संघ की शासन व्यवस्था थी। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय की एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में जो है वो हमें मिलता है। दीर्घ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें वज्जी महाजनपद का जो है वो वर्णन मिलता है। गण या संघ में कई शासक होते थे और सभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जनरली क्या होता है, एक राजा होता है और वो राजा ही पूरा शासन चलाता है और उस शासन को चलाने के लिए उनके कुछ सहयोगी होते हैं। लेकिन वज्जी गणराज्य इसलिए मोस्ट है क्योंकि यहां पर कोई एक शासक नहीं था। जैसे एक शासकों का क्या होता था? ग्रुप होता था। इस ग्रुप को क्या कहा जाता था? इसमें बहुत सारे है ना व्यक्ति होते थे। जैसे मान लो 20 व्यक्ति हो गए, ये 20 के 20 व्यक्ति जो है वो क्या होते थे? राजा होते थे। ठीक है, और इनका एक गण या एक संघ बन जाता था, है ना, ग्रुप, जिसे आप ग्रुप कहते हैं ना, ग्रुप बन गया ये, है ना। और इस ग्रुप को क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। अब कहोगे गुरुजी 20-20 राजा होता, 10-10 राजा होता तो फिर डिसीजन क्या ले पाता? कोई राजा कहता तो मैं यहाँ करूंगा और कोई राजा कहता तो मैं यहाँ करूंगा, फिर एक फैसला क्या ले पाता? तो इसके लिए क्या करते थे ये हर महीने जो है वो क्या करते थे? मीटिंग करते थे, बैठक करते थे, और इस बैठक में हर बात का जो भी डिसीजन लेना होता था उस पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, है ना, वाद विवाद होता था, चर्चा होती थी, और इस चर्चा के आधार पर फिर डिसीजन जो है वो लिया जाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए योजना बनाते थे। स्त्रियां, दास और कमकार, स्त्रियां, दास और कमाकर जो है इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, यानी महिलाओं को और दास को और इससे नीचे वर्ग के जो लोग थे उनको इन सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, है ना। और अजात शत्रु मगध का राजा ने वज्जी संघ पर युद्ध करते हुए अपने मंत्री वशकार को बुद्ध की सलाह के लिए भेजा। अजात शत्रु जो थे वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी जो वज्जी गणराज्य था उस पे आक्रमण करना चाहते थे। तो इस आक्रमण को करने से पहले इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा भगवान बुद्ध के पास कि तुम जाओ
जैसे मान लो कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका भाई जो है वो पहले से सेकंड ग्रेड टीचर है, तो आप अपने भाई से सलाह लेते हो कि नहीं लेते हो कोई काम करने से पहले? तो इसी तरीके से जो है वो क्या होता है कि मगध जो नरेश हैं, अजात शत्रु, वो वज्जी पर आक्रमण करने से पहले बुद्ध के पास अपने मंत्री को भेजते हैं कि आप जाओ और उनसे पूछो कि क्या हम आक्रमण कर दें, है ना? इस तरीके की बात है यहाँ पर। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राज चलता रहा और अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद देखो यूनान और एथेंस के अंदर भी इसी तरीके की व्यवस्था थी। लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली और इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये हम थोड़ा सा क्या है कि एनसीईआरटी का एक अलग पैटर्न है चैप्टर बनाने का। एनसीईआरटी में हर चैप्टर के साथ उस चैप्टर से संबंधित विश्व की घटना को भी जोड़ा गया है। जब भारत में जनपद और महाजनपद चल रहे थे उसी टाइम जो है वो यूनान और एथेंस में जो है वो क्या चल रहा था, यूनान और एथेंस में गणतंत्र की व्यवस्था या प्रजातंत्र की व्यवस्था जो है वो शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाता था। हमने क्या पढ़ा कि भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल भारत में नहीं, विश्व में भी नहीं थी। देख लो, यूनान एथेंस में भी महिलाओं को नागरिक नहीं माना जाता था, वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। जितने भी नागरिक होते थे उनको सेना में सेवा देनी पड़ती थी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यक्ति जो है वो क्या करते थे, सेना में भाग लेते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नए शासक बने 3000 साल पहले, महाजनपद बने 2500 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत हुआ 1500 साल पहले और सिकंदर का आक्रमण जो है वो दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले जो है वो हुआ। ये चैप्टर नंबर 4 पूरा हो गया। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए, ये टेलीग्राम के लिंक रहे। क्या कह रहे हैं ढानी वाले छोरे? प्रत्यय वाले टॉपिक में बहुत गलतियां हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी प्रत्यय, अच्छा हिंदी की बात कर रहे होंगे आप। अगर प्रत्यय वाले एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है आपको तो आप जो है वो नवीन व्याकरण पढ़ो, आरबीएससी की पुराने वाली, है ना, पुराने वाली आरबीएससी की नवीन व्याकरण है वो पढ़ लो, उसमें गलतियां कम है। नवीन व्याकरण है क्या आपके पास? होगी सबके पास। ये पुस्तक तो ऐसी पुस्तक है जो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी जिनको एक बार भी पढ़नी पड़ी है वो जरूर ये पुस्तक जो है वो रखते ही होंगे। हिंदी नवीन व्याकरण के नाम से आती है। कक्षा 9 से 12 में ये पुस्तक जो है वो लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो देखो इस तरीके की पुस्तक आएगी और मार्केट में आपको शायद अब तो कठिनाई से मिलेगी क्योंकि मात्र 35 रुपए की पुस्तक है और आप इससे बेस्ट कोई पुस्तक नहीं प्राप्त करोगे हिंदी की। मात्र 35 रुपए, वो भी एमआरपी है 35 रुपए, इसकी एमआरपी है 35 रुपए। तो इसकी मात्र एमआरपी 35 रुपए है। मजे की बात यह है तो आप 200 की, 500 की, 250 की, 400 रुपए की गाइड लेके आते हो ना, उसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन इस 35 रुपए की बुक में कोई गलती नहीं है। और 35 की है ना तो 30 में मिल सकती है ना, लेकिन 40 में नहीं मिलेगी। और यही पुस्तक का कॉपी करके मेरे जैसे टीचर क्या निकालते हैं, बड़ी गाइड निकालते हैं और उसके 500 रुपए आपसे लेते हैं। तो इससे पढ़ना अगर हिंदी पढ़नी है तो आपको, है ना, हिंदी रीड लेवल 1 वाले बच्चे और रीड लेवल 2 में जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो दोनों ही हिंदी जो है इस पुस्तक से पढ़ना। आप 1 मिनट में पुस्तक को वापस रखता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये नाम भी लिखे हुए हैं।
सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज का भी एक टाइम है, हमारा सारा योजना बनी हुई है। हालांकि अभी टेस्ट सीरीज बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने जो शुरू कर दिए, हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज ही करवाएंगे। क्यों करवाएंगे टेस्ट सीरीज वो? और टेस्ट में क्वेश्चन कितने करवाते हैं? 20, 30, 50। 50 तो कोई कराता नहीं है, 20-30 क्वेश्चन करवाते हैं। हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपको जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस 100% होगा, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और कम से कम हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 100 क्वेश्चन होंगे ना। तो अपना काम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा, योजना के अकॉर्डिंग चलेगा। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही अपने का कोई लालच है कि भाई टेस्ट सीरीज करवा के व्यू ले आए या फिर ये करवा दे, यानी किसी तरीके का गुमराह करने वाला काम नहीं है। पढ़ाई का सबसे तरीका यही अच्छा है, सफलता तभी मिलेगी जब पहले डिटेल पढ़ो, सारे टॉपिक डिटेल में अच्छे से पढ़ो, टॉपिक समझ में आ गए, टॉपिक हो गया, अब जो है वो टेस्ट का टाइम आएगा और तब आप जो है वो एमसीक्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल कुछ भी पहले करवा देते हैं। चलिए, कितने चैप्टर हो गए? तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा चैप्टर देखो। छठा चैप्टर आपका क्या है? छठा चैप्टर है नए पर्सन नए विचार। आओ चर्चा करते हैं, नए पर्सन नए विचार की चर्चा करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। अब तक अपना कितने टॉपिक हो गए? वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई और जनपद और महाजनपद हो गए। ठीक है, देखिए होस्ट मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं लगा वो मोस्ट, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, और अगर आवश्यकता होगी, कोई चीज अगर छूट जाती है, क्योंकि मैं जिन नोट से पढ़ता हूं अगर उसमें नहीं है तो वो फिर चीज क्वेश्चन में आ जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बुद्ध की कहानी की चर्चा करते हैं। बुद्ध की कहानी, बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा करते हैं। ये भगवान बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध जो थे या गौतम जो थे या सिद्धार्थ जो थे, वो किस गणराज्य से संबंध रखते थे? शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। पहला मोस्ट क्वेश्चन, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में घर से सुखों को छोड़ दिया। देखो, बुद्ध इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने सुख त्यागे। सबसे पहले सुख त्यागे उन्होंने। क्या त्यागे? सुख त्याग दिए, है ना। कोई बात नहीं है, MCY हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम हो सकता है कि मुझसे गलती से कुछ ऐसा बताया गया हो कि नेतृत्व पूंजा ने किया था, हाकिम का सुर ने भी किया था। बिल्कुल आपका बात सही है हरावल भाग का, लेकिन उसको भी हो सकता है मुझसे ऐसी गलती हुई है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उसको ठीक करवा देंगे। ठीक है, और आपने इस बात को कमेंट में लिखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बोध गया नामक स्थान है। गया नामक स्थान है बिहार में। ठीक है, इसे बोध गया कहा जाता है। एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जो है वो जाने गए। यहां से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सबसे पहले कहां गए? तो सारनाथ गए। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहां गए? सारनाथ गए और वहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने उपदेश कहां दिए? सारनाथ में दिए। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। और बुद्ध ने अपना अंतिम जीवन किस तरीके से बिताया? बुद्ध जो है वो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे, वहां पर उपदेश देते थे, लोगों को ज्ञान देने का प्रयत्न करते थे, उन्हें ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। उसके बाद देखिए क्या होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है
और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है। बहुत गहरी बात है ये, हालांकि समझ में तो सबको आती है, लेकिन जीवन में उतारता कोई नहीं है, है? देखो ऐसा है, दो बातें अपने दिमाग में क्लियर करो एस चौधरी। भावी टीचर आप बनना चाहते हो, आपने लिख भी रखा है भावी टीचर। बुद्ध की बात को जोड़ते हुए आपसे ये बात कहता हूं कि ये संसार किससे भरा हुआ है? कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। और इन दुखों का कारण क्या है? हमारी लालसा, हमारी इच्छा है। यही इस समय उन सभी बच्चों के साथ हो रहा है जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर तो चल रहे हैं, वो तो बड़ हो गया उनकी तो तैयारी जितनी होनी थी, लेकिन रीट और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के दिमाग में भी ये चल रहा है। कंडीशन वैसी ही है जैसे आप किसी शादी में गए हैं और वहां पर आपको जो थाल दिया गया भोजन का, उसमें बहुत सारी मिठाइयां हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत सारी डिश है, और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि यार किसको खाऊं किसको छोड़ूं। सब आप खा नहीं पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सबको खा के आपको मजा नहीं आ रहा है। अब दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया का टाइम है और इस समय क्या होता है कि इधर से भी नोट्स ले लूं, ना यूट्यूब से नोट्स डाउनलोड कर लूं, ना साइट से नोट्स डाउनलोड कर लूं, अच्छा मेरा दोस्त पढ़ रहा है उससे भी नोट्स मंगा लेता हूं। हम जब 2012-13 में तैयारी करते थे ना, तो ये इतना लफड़ा नहीं होता था। सीधे सीधे हम कोचिंग में गए, अब हमें कोई लेना देना नहीं है, उस कोचिंग वाले जाने और हम जाने, वो जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ते थे, उन्होंने जो चीज दे दी बस उसी पर विश्वास करते थे। और रेयर चांस में ही किसी दूसरी कोचिंग के दोस्त से हम मिलते थे और उससे कहते थे कि यार नोट्स दो, कभी नहीं, बहुत रेयर चांस में। तो उससे क्या होता था कि दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़ता था। ठीक है, गुरुजी ने जो करवा दिया सही करवा दिया, गलत करवा दिया, जैसा भी करवा दिया, लेकिन 100% उन पे डिपेंड हो जाते थे। हालांकि 100% किसी पे डिपेंड होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या तो होता था उस टाइम, बस दिमाग में विजन क्लियर था। विजन क्लियर था कि मैं यहां पढ़ने आया हूं, बस मैं यहां जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, और खास तौर पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनमें ये ज्यादा दिक्कत आ रही है। नोट्स जो है उनमें बहुत सारा डाटा भरा है। जैसे मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, मेरी आप क्लास देखोगे मनोविज्ञान की, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आसानी से 25 के करीब क्वेश्चन हर बच्चों के हुए हैं जो मेरे साथ मनोविज्ञान पढ़े हैं। और मेरे मनोविज्ञान के अगर आप पीडीएफ देखोगे, हमारी जो मनोविज्ञान की क्लास देखोगे, उनमें हमने बहुत कम डाटा रखा, सिंपल सिंपल बातें रखी, कॉन्सेप्ट पे चर्चा ज्यादा रखी। जबकि आप अगर कोई भी राइटर की बुक लेके आओगे, उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि बच्चा ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार कितना याद रखूंगा मैं। अब 16 महाजनपद पढ़ोगे आप, आपकी मर्जी है, पढ़ लो, कोचिंग में आपको पढ़ाए भी जाएंगे, गाइड आप खरीद के लाओगे, उसमें 16 के 16 महाजनपद होंगे। इसीलिए इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए ही हमने क्या करा, हमने देखा यार ऐसे बच्चे कितना याद कर पाएंगे, मैं खुद याद नहीं कर पा रहे हैं। हम 16 महाजनपद याद, हाँ केवल अगर 16 महाजनपद याद रखने होते तो रख लेते, लेकिन इतना सारा मैटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कैसे याद रहे? तो इसका मोस्ट कैसे निकाला जाए? फिर बहुत ज्यादा चर्चाएं करी, बहुत ज्यादा अनुभव लगाया, दोस्तों से जितने लोग सफल हुए उनसे चर्चा की, तब ये एक सार निकल के आया कि देखो गाइड के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और नोट्स, दूसरे के नोट्सों से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर मैं भी हूं ना, अगर आप मेरे भी नोट्स लेके पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उनको अपने हाथ से ना लिखो। मैंने आपको यहां पर अगर 10 लाइन लिखा रखी है ना, तो आप इनमें से 10 की 5 लाइन लिखो जो आपको सही लगे, तब जाके वो चीजों का फायदा है। तो इसलिए हमने तय किया कि अगर अपन इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ें, और क्वेश्चन तो वहां से आते नहीं है, क्वेश्चन तो एक आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो ज्यादातर
जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक से ही लिया जाता है। और एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं विजय पाल बन्ना कि 70% तो सभी यूट्यूब पर घूमते रहते हैं। 70% नहीं मेरे भाई, 90% बच्चे जो घूमते ही रह जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ना आसान नहीं है। जैसे एक महिला साड़ी की दुकान में साड़ी लाने जाती है ना, तो उसके लिए साड़ी खरीदना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दुकान में क्या है, हजारों साड़ियां रखी हुई है और वो तय नहीं कर पाती है कौन सी ले। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें हैं, पेड क्लासें भी है, फ्री क्लासें भी है, अच्छे पढ़ाने वाले ही हैं सारे, लेकिन कनेक्टिविटी और मन में विश्वास न होने के कारण अच्छा पॉलिटी यहां से भी पढ़ रहा हूं, वहां से भी पढ़ रहा हूं, वहां से भी पढ़ रहा हूं, और वो इसी चक्कर में ही रह जाते हैं। तो तय करो, आपको मैं ये नहीं कहता कि इसी चैनल पे पढ़ो, आप तय कर लो कि यहां से हिंदी पढ़ूंगा, यहां से इंग्लिश पढ़ूंगा, यहां से जीके पढ़ूंगा, और फिर तय करो कि बाकी सब चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो, चाहे उसमें मेरा ही क्यों ना हो, और वहीं से पढ़ो। मन को टिका के, जी को टिका के आराम से पढ़ो, अगर सफल होना है तो, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं, और वास्तव में ये बात जो बुद्ध की है ना, ये हम पर सब पे लागू होती है। ये लालसा और इच्छा जो है ना, ये हमें शांति से रहने देती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक अथवा अन्य और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा। हमारे एक दोस्त हैं, आज से लगभग 2014 के करीब, 2014-15 के करीब जॉब लग गए थे। आज उनकी लगभग 55 से 60 हजार रुपए सैलरी है, लेकिन आज भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है। मैं बीएड भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, है ना, मैं ये भी कर लूं, मन में संतुष्टि नहीं है, और इसीलिए बस टेंशन में है, टेंशन में रहते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम जो प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी रुकते नहीं है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी है वो किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो सारनाथ स्तूप की बात करते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह है सारनाथ। यहां पर बुद्ध ने जो है अपना सबसे पहले उपदेश दिया, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण जो है वो करवाया गया है। बौद्ध धर्म में इन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तूप कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, है ना। और उपवास करते हैं, है ना। आज जैसे करवा चौथ थी तो हमने बहुत सारी बहनों ने उपवास किया है, ये है ना उपवास। उपवास करते हैं हम। उपवास का भी क्या अर्थ होता है? उपवास का अर्थ होता है कि समीप बैठना। उप यानी पास और वास यानी पास करना, भगवान के समीप बैठना। उपवास का यही अर्थ होता है। तो इसमें क्या करते थे? पहले लोग जो है अपने गुरु के पास बैठते थे, उनसे ज्ञान लिया करते थे। आजकल तो उपवास कुछ नहीं रहा है, उतना वैलिड नहीं रहा है, या उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं रहा, लेकिन समय के साथ जो भी है ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय दर्शन में 6 पद्धतियां बताई गई है, 6 दर्शन दिए गए हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया गया है। ये दर्शन शास्त्र में बताई गई है, जिसमें ये वैशिक, न्याय, शाक्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने की थी। ठीक है, ये जो 6 दर्शन हैं, इन दर्शनों की स्थापना किसने की थी? ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने की गई। आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीयविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का
विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य है कि इनकी समझ के आधारभूत तालमेल दिखते हैं। और ये जो दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट है, जो 6 दर्शन बताए गए हैं, जो बौद्धिक प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भारतीय दर्शन कितने हैं? 6। और ये आप सेकंड ग्रेड के अंदर दर्शन शास्त्र में पढ़ते भी हो। आगे चलते हैं। गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लेती थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो गार्गी की ये प्रसिद्ध महिला थी, ठीक है, प्रसिद्ध महिला थी गार्गी। गार्गी जैसी स्त्री विचारक थी, विद्वान थी, ये विदुषी थी। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा जो है वो किया गया। एक भाई कह रहे हैं कि सर हम उनकी क्लास देखते हैं और इतने बच्चे लाइव रहते हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि वो काम की नहीं है। ऐसा नहीं होता है, काम की किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक कई चीजें होती है। अब देखो यूट्यूब का एक अलग तरीका है ना, यूट्यूब पर किस क्लास में कितने लाइव है। जनरली हम बच्चे बड़े भोले होते हैं, है ना, बच्चे बड़े भोले होते हैं ना। उन बच्चे क्या करते हैं जनरली, आप अगर मान लो किसी दूसरे शहर में जाते हो कोचिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हो, पूछते हो कि यार अटस्साऊ चौकी कोचिंग कौन सी है। फिर थारे दिमाग में आओगे जिखी कोचिंग में स्यों ज्यादा भीड़ है, भाई स्यों बढ़िया कोचिंग है। तो इसके पीछे भी व्यापार होता है, क्या होता है, बिजनेस होता है। अपने चैनल पर आज देखो 88 बच्चे ही लाइव हैं, जनरली 100-150, और अगर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा थोड़े से और बढ़ जाएंगे, 1000-1500 से ज्यादा लाइव नहीं आते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। अगर इसी यूट्यूब चैनल पर अगर हम बहुत ज्यादा जोरों से प्रचार प्रसार करें, महीने के लाखों रुपए एड पे लगाएं, दैनिक भास्कर में और एड दिखाएं, झूठी चर्चाएं दिखाएं। आप देख लो अभी जो नीट का रिजल्ट आया था, तो न्यूज़पेपर के अंदर कोटा की 5 कोचिंगें थी, 4-5 कोचिंगें, और एक ही बच्ची को सबने दिखा रखा था कि ये बच्ची हमारे पास पढ़ती है, और सबने अपनी अपनी कोचिंगों के पंपलेट में क्या लगा रखा था, उन लड़कियों का फोटो लगा रखा था जो टॉप में रही। कोचिंग वाले तो यही करते हैं, वो उनका बिजनेस है। देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। और हम अकेला आदमी, अपना कोई प्रॉफिट लॉस वाला कोई मैटर नहीं है ना। तो जो छोटे चैनल होते हैं ना, जो अभी अभी बन रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। हालांकि बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिजनेस कर रहे हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका व्यवसाय है। और व्यवसाय में क्या होते हैं, आप क्या होते हैं, क्रेता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, आप ग्राहक है, और हम बेचने वाले बन जाते हैं। अगर मैं भी अपना ऐप बना लेता हूं, मेरे पास 20 लोगों की टीम हो जाती है ना, तो फिर मैं भी क्या बन जाऊंगा, अध्यापक नहीं रहूंगा, मैं व्यवसायी बनूंगा। और मेरा उद्देश्य होगा मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको बेचूं, और आप मेरे लिए छात्र नहीं रहोगे, फिर आप मेरे लिए क्या हो जाओगे, ग्राहक हो जाओगे। आप मेरे लिए क्या हो जाओगे, ग्राहक हो जाओगे। तो मेरा उद्देश्य तो बेचना रहेगा, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर कि आप जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचूं। और अब मेरा उद्देश्य क्या है कि ठीक है, आज जैसे मेरे दोपहर में मन नहीं करा क्लास लेने का, तो आज 2 क्लासें नहीं की, आज नहीं कर रहा था मन, लेकिन जब मन करता है अच्छे से 100% मेहनत करते हैं। तो बिजनेस में थोड़ा बिजनेस के अकॉर्डिंग चलता है, सारी चीजें वैसे ही चलती है, और कोई गलत बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, भाई उनका इन्वेस्टमेंट तो है, पैसा लगा रहे हैं वो। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने भी जो है वो किया है। इसके बाद देखिएगा व्याकरणविद पाणिनि की बात करते हैं। प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर जो है वो, आधार से बताइए, आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं, यानी 3000 सूत्र लिखे हैं उन्होंने संस्कृत के। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म की। हालांकि बौद्ध धर्म और बड़ा है,
इतना ही नहीं है कि बौद्ध धर्म इतना ही हो गया, बौद्ध धर्म में से आपकी जो बौद्ध संगतियां हुई है ना, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चीज एनसीईआरटी में रह जाएगी ना, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। हम नोट करते जा रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन, जैसे संगतियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बौद्ध संगति कब हुई, ये बौद्ध संगति कब हुई, तो वो चीजें हमें ध्यान है। तो वो चीजें क्वेश्चन में भी कवर करवाएंगे और उन चीजों को आपको अलग से भी करवा देंगे। जैन धर्म की बात करते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। देखो, महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी क्योंकि आम जनता को आसानी से समझ आ जाती थी। और भगवान बुद्ध ने भी जो है वो ये अपनी भाषा, जो अपनी जो शिक्षा है वो किस में दी है, प्राकृत भाषा में दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मागधी। जैन धर्म की चर्चा करते हैं। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन क्या होता है? जैन शब्द जिन से बना हुआ है, ठीक है, जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और किस पर विजेता? अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजेता, अपनी लालसाओं पर, अपनी लिप्साओं पर, अपनी इच्छाओं के विजेता, है ना। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिन शब्द का क्या अर्थ है, या जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन से हुई है। संघ की चर्चा करते हैं तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक कहलाते थे। विनय पिटक यानी जो भी नियम होते थे कि जैसे मान लो आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो या आप किसी जॉब में जाते हो, तो वहां के कुछ रूल होंगे कि नहीं होंगे? रूल तो होंगे कि भैया हमारे यहाँ काम करना है तो आपको इन नियमों को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता था या जो भी व्यक्ति जो है वो जैन धर्म अपनाता था, जो अपना घर त्याग करके आता था, जो इनके साथ रहता था, उनको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे और नियमों को विनय पिटक के नाम से जाना जाता था, या विनय पिटक ग्रंथ में इनकी जो है वो चर्चा की गई है। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजा को, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा देनदारों को, कर्जदार, क्या शब्द था ये? कर्जदार। जो कर्जदार थे, उधार पैसे ले रखे थे, उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। मान लो कोई विवाहित महिला तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। और संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका कौन होती है? वेश्याएं, तथा दास शामिल थे। क्या वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना जरूरी है क्या? आप भी ऐसा मानते हैं? आधुनिक समय में आपका क्या मानना है? क्या ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर का त्याग जरूरी है? मैं इस बात से सहमति नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की कितनी ज्यादा मोटिवेशन है, यह तय करती है कि आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। घर त्याग करना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। हमने कभी ईश्वर को तो नहीं देखा है, शायद आपने भी नहीं देखा है, लेकिन हमारे लिए कहते हैं कि ईश्वर वह है जो हमें जन्म देता है, ईश्वर वह है जो हमारी रक्षा करता है। और हमारे माता पिता ही हमें जन्म किसने दिया? हमारे माता पिता ने दिया। और हमारे लिए अन्न, जल, भोजन, सुरक्षा का काम कौन करते हैं? माता पिता करते हैं।
तो इस तरीके से तो हमारे माता पिता ही क्या हुए, हम हमारे लिए ईश्वर हुए। और क्या हम अपने माता पिता के प्रति अपनी लायबिलिटी को छोड़कर कह दे कि ना मैं तो जासू, घर छोड़ के जासू, मैं तो ज्ञान की प्राप्ति करसू, नौकरी लागसू, या करसू बा करसू। आप सब कुछ करो लेकिन अपनी लायबिलिटी का त्याग मत करो। एक मारवाड़ी में कहावत है कि पेट आ रहे के चक्कर में गोदिया रहने कौन छोड़े जा। मारवाड़ी में कहावत है कि पेट आ रहे के चक्कर में, जैसे एक महिला प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और अभी उसकी एक छोटा बच्चा और भी है, तो पेट आ रहे बच्चे के खातर आप गोदिया टाबर ने रुड़ा कौन रुड़ा सका ने, बेंगी भी तो अपन ध्यान रखनी पड़ेगी, बेंगी भी अपन केयर करनी पड़ेगी। तो क्या एक चीज को प्राप्त करने के लिए जो चीज हमारे पास पहले ऑलरेडी है, हमारे माता पिता, उनके प्रति क्या अपनी लायबिलिटी त्याग दे हम? नहीं। घर का माहौल क्या होता है, कोई भी घर हो, हाँ किसी के घर में कुछ समस्याएं हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी त्याग करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। घर के माहौल की बात में आपका समझ गया जो आप बात कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी ये कंडीशन नहीं होती है कि घर त्याग करने से ही सफलता मिलती है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा दिखाई गई है यहां पर, और यह कार्ले है, वर्तमान में महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म से संबंधित कार्ले गुफा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में है। और भिक्षु भिक्षुणियां जो होती थी वो यहाँ पर जो है वो शरण स्थल में रहा करती थी। ये देखो पहाड़ को काटकर एक गुफा बनाई गई है। इसके बाद विहार। विहार क्या होता है? विहार भी यहाँ भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। अच्छा, अभी एक मजे की बात देखना कि ये बौद्ध भिक्षुक गए किस लिए थे? जो जैन भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घर से निकले, बात हुई, और जाके दूसरे स्थान पे वो रहने लगे, और वो भी सैकड़ों लोगों के बीच में रहने लगे। अकेला थोड़ी रह रहा है यहां पर बौद्ध भिक्षु अकेला थोड़ी रह रहा है, सैकड़ों बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं। तो आप फिर से समाज में तो आ ही गए ना। मान लो आप घर से निकले कि मैं पढ़ने जाऊंगा सिक्कर, ठीक है, और सिक्कर में गए आप कोचिंग में, जब क्लास में बैठे तो क्लास में 1000 बच्चे बैठे हुए हैं आपके सामने, और आजकल तो आधुनिक टाइम है तो क्लासें बड़ी बड़ी कर दी। एक क्लास में 1500 बच्चे बैठे रहते हैं और 2-3 बड़ी बड़ी एलसीडी लगा दी जाती है। जैसे सत्संग वगैरह में होता है ना कि गुरुजी दूर बैठे हैं और पीछे वाले को नहीं दिख रहा है, तो वो बड़ी एलसीडी लगा देते हैं। तो कोचिंग वालों ने भी यही कर दिया कि 2 क्लास 3 क्लास लगाएं, इससे अच्छा तो बड़ी क्लास कर दो 1500 बच्चों की, और 3-4 एलसीडी लगा दो, उनको दिखता रहेगा वहीं पर। तो गए तो थे आप कुछ लेने के लिए, और वहां वैसे ही सामाजिकता में फंस गए। अब 500 बच्चों में आप क्या खड़े होकर पूछेंगे, बताओ मुझे? मैंने अपने जीवन में कोचिंग किया, मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछा है। हाँ, हम जब कोचिंग में पढ़ते थे तो आगे की लाइन में 2-3 बच्चे बैठते थे, उनमें 3-4 लड़कियां होती थी और 1-2 लड़के होते थे। वो जरूर गुरुजी से क्वेश्चन पूछते थे और हम पीछे बैठने वाले थे। नहीं आता था ना, तब भी ये कहते थे यार तेरा समझ में आगे हो गया? बोले हाँ मेरा आगे, तू बता दे। मैंने हाँ बता दूंगा। पीछे कभी नहीं देखे। पीछे कोचिंग में पढ़ने वाले 95% बच्चे कभी भी गुरुजी से खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि गुरुजी हमारा वो समझ में को नहीं आया। हाँ, वो जरूर ये कहते हैं जब भी टीचर आगे से पूछेगा सबको समझ में आ गया गुरुजी, समझ में ना आया हो चाहे। 95% बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इससे तो अच्छा फिर आप कोचिंग भी गए, वहां पर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हो, है ना, और वहां पर बस आपका काम है गुरुजी ने जो नोट्स दिए उनको पढ़ना। सीईटी एग्जाम कोई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीईटी एग्जाम बाकी एग्जामों के लिए है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए जरूरी नहीं है ये। इसके बाद देखो, एक बौद्ध
ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। वो सब क्या बन जाते हैं? बौद्ध भिक्षुक बन जाते हैं। क्या कहा गया? एक बहुत ही सार की बात कही गई है। ये अपना महासागर है, ठीक है ना? ये मान लो बंगाल की खाड़ी है आपकी, है ना? क्या है ये? बंगाल की खाड़ी है। और भारत की जो लगभग जो नदियां हैं और राजस्थान की तो सारी लगभग नदियां यही बंगाल की खाड़ी में जाती है कि नहीं जाती? यहां से गंगा जाती है, यमुना मिलती है, इधर से जो है वो अपनी कौन सी नदी मिलती है बताओ? यहां से अपनी चंबल नदी मिलती है इसमें, है ना? चंबल नदी और कितनी नदियां, हजारों नदियां आती है। और यहां बंगाल की खाड़ी में आने के बाद हम कहते हैं क्या? ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है, ये बनास का पानी है, ये चंबल का पानी है। सब क्या बन जाती है? बंगाल की खाड़ी बन जाती है। सब क्या बन जाती है? बंगाल की खाड़ी बन जाती है। यही बात यहां पर कही गई है कि बौद्ध भिक्षु जो अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग वर्ण से आते थे, वो बौद्ध भिक्षु बनने के बाद केवल बौद्ध भिक्षु रहते थे। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम व्यवस्था का यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इनका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। देखो, ब्रह्मचारी आश्रम होता है जन्म से लेकर और 25 वर्ष तक, फिर 25 से लेकर जो है वो 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर 51 से लेकर और 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और फिर 75 से लेकर और मृत्यु तक संन्यास आश्रम जो है वो आए। 4 आश्रम व्यवस्था की गई। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन जो है वो करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत वे जंगल में रहकर साधना करनी होती है और अंत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता है। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया और प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब ही है और अभी वर्तमान में भी खराब है ना? सीएटी एग्जाम नहीं है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए जरूरी है, इसके लिए टेट जरूरी है थर्ड ग्रेड के लिए। तो ईरान की चर्चा की गई है। ईरान हमारे सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ सकते हो, हालांकि पैगंबर की यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर पूरा हो गया यहाँ पर। अब आपका एक चैप्टर बचा है 7वां, जिसमें हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। कल आपकी ये सारी यूनिट पूरी हो जाएगी। इनमें से बौद्ध धर्म में से कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि बौद्ध संगतियां जो हुई है उनको हमें पढ़ना है, जो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। और एक और नए सेशन में कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज जो 2 दिनों से 3 बजे वाले सेशन नहीं हो पाए, वो भी सारे सेशन हम करेंगे। सुबह 10 बजे, फिर दोपहर 12 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे। 4 क्लासें डेली हो रही है। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एस चौधरी मेरे भाई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो। लोगों की पंचायती करोगे तो खुद का रह जाएगा। आपको पहले ब्लॉक किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अनब्लॉक कर देते हैं, फिर आपको अनब्लॉक किया, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। काम की चौधर करोगे लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखोगे, है ना। काम की चौधर कर लोगे, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखोगे, और ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है हमारी। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है भाई, थारो काम थे जानो थारो राम जाने। ठीक है, करो चौधर करो की करो, करता रहो, लेकिन अब